अभी मैं छपरा टाउन में हूँ, हमारे साथ कुछ लोग हैं। इनसे सारण लोकसभा क्षेत्र के लोगों के दिल में क्या है उस पर मैं बातें करूँगा। तब भैया सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा अखिलेश कुमार नाम होगा। सारण लोकसभा क्षेत्र में इस बार राजीव प्रताप रूढ़ी या रोहिणी आचार्य? देखिए, राजीव प्रताप रूढ़ी को पिछले 10 वर्षों से लोग देख रहे हैं, तो इस बार सारण का मोमेंट रोहिणी आचार्य की तरफ जा रहा है। रोहिणी आचार्य को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं इस बार। उसका कारण है क्योंकि 10 साल से जो सांसद हमारे हैं उनका देखिएगा तो जिला में कोई भी ऐसा, बड़े नेता हैं लेकिन जिला में कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं दिखता है, जबकि केंद्र और राज्य दोनों में उन लोग का गठबंधन का सरकार है, लेकिन कोई बड़ा काम जिला में वो नहीं ला पाए हैं एक भी। लेकिन रोहिणी जी के पिताजी तो जो थे लालू जी, उनके द्वारा इस सारण में अनेकों कार्य है। 3 रेलवे फैक्ट्री इस जिला में, दो रेलवे फैक्ट्री है, उसके बाद यूनिवर्सिटी है, सब लगभग बहुत सारे जो चीज़ हैं, ITI वगैरह है, वो लालू जी का देन है। रोहिणी आचार्य का क्या योगदान है देखिए सारण लोकसभा क्षेत्र में? रोहिणी आचार्य जो जी हैं, प्रत्याशी जो हम लोग के बीच में आए हैं, ये राजद के हैं। रोहिणी आचार्य जी ने अभी कोई काम नहीं किया है। पार्टी जो है राजद से वो जुड़ी हैं, राजद प्रमुख के पुत्री हैं, राजद ने जो वर्क किया है। और रोहिणी आचार्य का जो व्यक्तित्व है, राजद का मतलब लालू यादव होता है, सभी लोग जानते हैं, और लालू यादव की वो पुत्री हैं, और लालू यादव को जीवन दान देने वाली पुत्री हैं। तो यहाँ के लोगों में, राजद के लोग में हमको देखने को जिस तरह का मिल रहा है, राजद के लोग को यह लग रहा है कि लालू यादव को जीवन दान देने वाली अगर पुत्री है तो ये लालू यादव से समझिए के ऊपर है, क्योंकि उनको बचाई है। तो लालू यादव को जीवन दान देने के नाते राजद के वर्कर कार्य कर रहे हैं। और यहाँ के आम लोगों में यह विश्वास जग रहा है कि जो व्यक्ति के अंदर इतना बड़ा समर्पण है कि वो अपना किडनी अपने पिता को दे सकती है, तो निश्चित तौर पे वो अगर सांसद बनेगी तो हम जनता के लिए इसी भावना से काम करेगी और हमारे बारे में भी उस तरह का सोच रखेगी कि हम लोगों को भी बेहतर से बेहतर वह मान सम्मान, बेहतर से बेहतर यहाँ शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था वह उत्पन्न कराए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि पिताजी को उन्होंने किडनी डोनेट किया। लाखों में एक महिला होगी जो अपने पिता को किडनी डोनेट करेगी, और वो भी शादी के बाद। शादी के बाद पति जब तक नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगा। लेकिन किडनी डोनेट तो उन्होंने पिताजी को दिया, छपरा की जनता को तो नहीं दिया। तो क्या उसी के बदले में उनको किडनी ये टिकट मिला है छपरा से? व्यक्तित्व का पहचान जो होता है आपके कर्मों के आधार पे होता है। आप जो कार्य करते हैं उसी के आधार पे कौन व्यक्ति अच्छा है कौन बुरा है। आपके दिनचर्या से कोई बाहुबली होता है, कोई चोर क्रिमिनल होता है, लोग उसका तुलना करता है ना कि भाई ये चोर है तो इसका कैरेक्टर कैसा है। तो आप जो कार्य करते हैं, चाहे अपने लिए कार्य कीजिए, अपने परिवार के लिए कार्य कीजिए, समाज के लिए कार्य कीजिए, उससे आपका व्यक्तित्व का पहचान होता है। और किडनी देना ये उनका व्यक्तित्व बताता है, उनका इस व्यक्तित्व का पहचान होता है कि किस व्यक्तित्व की हैं। और यह उन्होंने, हम सुने थे एक वीडियो में, आप लोग भी कहीं सुने होंगे, उन्होंने कहा कि जिस तरह से पिता को मैंने किडनी दिया है, अगर जरूरत पड़ेगा तो सारण के जनता के लिए जान भी दे दूंगी, अगर उनके सेवा और समर्पण को देखा जाए तो जो इस तरह का कार्य अपने मुँह से कह रही हैं तो विश्वास करने योग्य तो बात है। अच्छा, जी जाती हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर रोहिणी आचार्य हार जाती हैं तो क्या वो बैक टू पवेलियन यानी सिंगापुर चली जाएंगी? बिल्कुल नहीं। राजद के लोग दिन रात यहाँ कार्य करते हैं, ऐसा नहीं। राजद का एक सिपाही पार्टी के लिए कार्य करता है, तो वो तो सर्वे सर्वा है। यहाँ तो उनका सब, लालू जी खुद हम लगे रहते हैं, तेजस्वी जी का यहाँ पे हम देखते हैं बार बार आना जाना रहता है। तो ऐसा नहीं है कि वो चली जाएंगी या रहेंगी, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ के जनता का मान सम्मान में कहीं कमी नहीं हो, हमको विश्वास है। बच्चे का तो एडमिशन सिंगापुर में है, सिंगापुर में बच्चा पढ़ता है, और उन्होंने कहा बच्चा वहीं रहेगा वो बच्चा। तो ये भी बोली हैं कि मैं अगर जीत जाऊँगी तो ऐसा नहीं है, वो क्लियर कट बात बोल रहे हैं कि हम वहाँ भी, चूँकि ससुराल भी है तो हमको देखने, बाल बच्चा है तो देखने जाना पड़ेगा, लेकिन आपके सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी। जहाँ सारण की जनता की सेवा में मैं कहीं कोई कमी नहीं करूँगी। अच्छा भाई, ये कि मोदी जी का कहना है अब की बार 400 पार, इसका क्या आधार है? कोई आधार नहीं है, आप देख लीजिए, आम जनता से पूछ लीजिए, कोई आधार नहीं है। 400 पार ये एक जो हवा बनाया गया है, लोगों को दिखाया जा रहा है कि 400 माहौल बनाने के लिए किया गया है। हमें लगता है कि मोदी जी, हमें पूर्ण विश्वास है कि जो माहौल हम लोग को देखने को मिल रहा है, हम एक युवा हैं, युवा के तरह सोच रहे हैं।
रोजगार के मुद्दे पे बिहार के लोग जग चुके हैं। और जो रास्ता तेजस्वी जी ने दिखाने का काम किया है 17 महीनों में, पूरा देश का टकटकी महागठबंधन की तरफ लगा हुआ है, क्योंकि महागठबंधन ने रोजगार का जो माहौल बनाया है, उस चीज़ को लेकर के पूरे देश में यह माहौल खड़ा हो गया है कि हम लोग रोजगार के मुद्दे पे बात करेंगे, हम लोग शिक्षा के मुद्दे पे बात करेंगे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे बात करेंगे। तो इन सारे मुद्दे पे चुनाव हो रहे हैं और हम पूरा देश का लोग जानता है कि जब मुद्दे पे चुनाव होगी तो मोदी जी का आना मुमकिन नहीं है। अभी एक और क्षेत्र में अभी हमने पब्लिक ओपिनियन ले रहा था मैं, तो वहाँ बोला गया कि रोहिणी आचार्य हेलीकॉप्टर कैंडिडेट हैं वो। तो ये छपरा चुनाव लड़ने से पहले इनका कोई योगदान छपरा में? अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी का बनारस से चुनाव लड़ने से पहले मोदी जी का योगदान बनारस में आप बताइए हमको। वो तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, पहले वो तो पूरे भारत में काम तो करेंगे, तो पूरे भारत में मंत्री बने, वहाँ से चुनाव लड़ने के बाद प्रधानमंत्री बने थे। वो जिस दिन आए थे वहाँ उनका नाता नहीं था यूपी से। अभी भाजपा के कई कैंडिडेट हैं, मिथिलेश तिवारी हैं यहाँ बैकुंठपुर से विधायक थे, जा करके लड़ रहे हैं भागलपुर से, वहाँ से टिकट बक्सर से अश्विनी चौबे का टिकट कटा। तो ये चीज़ बताइए कि यहाँ का लोग वहाँ जा करके लड़ रहे हैं, उनका क्या योगदान है वहाँ बक्सर के लिए? ये चीज़ आप व्यक्तित्व को देखिए, उनके सब लोग नया, जब पहली बार आप चुनाव आप भी कुछ कार्य कीजिएगा तो आप नए होंगे, लेकिन आपको मौका देने के बाद आपका क्या होता है, उसके बाद 5 साल के बाद लोग फेंक देंगे उठा करके। रोहिणी आचार्य अगर अपने बातों पे नहीं, अपने कामों को नहीं देखेगी, अब उस तरह का कार्य नहीं करेगी, जनता के विश्वास पर नहीं उतरेगी, लोग हटा देंगे 5 साल के बाद। तो आपके हाथ में है स्विच। राजीव प्रताप रूडी का तो कहना है 40 सीट हम जीते रहे हैं, तो ये बात हवाई है क्या? बिल्कुल हवा है। वहाँ यहाँ तो आप कल देखे होंगे, न्यूज़ में चल रहा था, हम लोग देख रहे थे। उनकी बेचैनी ऐसी है कि वो चाह रहे हैं कि नॉमिनेशन रद्द करा करके हम चुनाव जीत जाएँ, क्योंकि वो जानते हैं कि चुनाव मैदान में जाने के बाद असंभव सी स्थिति है। वो उनकी लड़ाई में भी अभी नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है लड़ाई में, देख लीजिए इस देश में, पूरे दुनिया पे जब विपदा आया था कोरोना काल, उस कोरोना काल में सारण की जनता का सूद लेने तक राजीव प्रताप रूडी नहीं आ रहे थे। एक एम्बुलेंस वह देने का काम करते हैं, जिला में उनका एक चलता है एम्बुलेंस, उस एम्बुलेंस में दारू ढुआ रहा था, कोरोना काल में बालू ढुआ रहा था, छुपा करके एम्बुलेंस रखा गया था। और उस पप्पू यादव ने उसको उजागर भी किया, देश जानता है। और उस स्थिति में यहाँ सारण के लोग ठेला पे अपने मरीजों को ले जा रहे थे। तो इससे बड़ा निकम्मा सांसद कौन हो सकता है जो एम्बुलेंस अपने घर में छुपा रहा हो इस विपदा के घड़ी में, और लोग ठेला पे अपने लाश को, अपने मरीज को ले कर जा रहे हो। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने उस दिन को देखा है, और वे दिन आज भी लोगों को याद है। इसलिए हम साफ साफ यह बात कर रहे हैं कि यहाँ राजीव प्रताप लड़ाई में भी कहीं से नहीं है। रोहिणी आचार्य जी एक तरफा यहाँ उनका विजय होने जा रहा है, इस विजय को कोई रोकने नहीं जा रहा है, क्योंकि आम जनता यह लड़ाई लड़ रही है। रोहिणी आचार्य जी नहीं, लड़ाई जनता बनाम राजीव प्रताप रूडी के बीच है। ये आप बताइए कि किस मुद्दे पर यहाँ की जनता वोट दे रही है? आपको तो पहले ही बता दिए। आचार्य तो ठीक है, मुद्दा क्या है? मुद्दा आप जो महागठबंधन का मैनिफेस्टो है देखे होंगे, उसमें किस तरह का सभी वर्ग के लोगों का ख्याल रखा गया है, हर चीज़ उसमें दिया गया है। ये भाजपा के मैनिफेस्टो आप लोग देखे होंगे 2014-2019 में, वे कहते हैं मोदी की गारंटी है। आप मैनिफेस्टो का कोई बातें नहीं लागू करते हैं। 2019 में कहे 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष, काला धन लाने की बात हुई, शिक्षा स्वास्थ्य की बात हुई, महंगाई की बात हुई। तो कौन सा गारंटी है मोदी जी का? जो मैनिफेस्टो में लाते हैं वो फेल हो जाता है। गारंटी का मतलब हुआ जो कांग्रेस ने गारंटी दिया है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो दे रख रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है इस कांग्रेस ने देश को जो कुछ भी देश में दिख रहा है वो कांग्रेस का देन है। और देश, आप सुन रहे होंगे एक चीज़ और, मोदी जी कहते हैं देशभक्ति की बात, हम कहते हैं कि कांग्रेस से बड़ा देशभक्त इस देश में कौन है जी? राहुल गांधी से बड़ा देशभक्त कौन है इस देश में? राहुल गांधी ने अपने पिता को खोया है देश के लिए, वो अपने दादी को खोया है देश के लिए, जिन्होंने अपने परिवार को खोया इस देश के लिए, अपने 2 परिवार को खो दिया, उससे बड़ा इस देशभक्त कौन? भाजपा के लोग कितने लोग शहीद हुए हैं जी पार्टी के एथी के लिए, देश के लिए? या नरेंद्र मोदी का परिवार में कौन शहीद हुआ है देश के लिए? लेकिन राहुल गांधी के परिवार ने आहुति दी है। इस देश के मिट्टी में राहुल गांधी के परिवार का खून है। आप उस चीज़ को, दिन को याद करिएगा तो पता चलेगा कि कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है। ये लोग भाजपा के जो लोग हैं वैसे लोग को, सावरकर को पूछते हैं, सावरकर माफ़ी वीर कहे जाते हैं, और उसको वो लोग वीर कहते हैं। वो लोग माफ़ी मांग रहे थे अंग्रेजों से। तो इस चीज़ को पूरा जनता देख रही है, और इस बार मूल्यांकन कर रही है कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोह है। आप देखे होंगे चंदा वाला मामला,
चंदा वाला मामला में पाकिस्तान के कंपनी से इन्होंने चंदा लिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात, इलेक्टोरल बॉन्ड में। उसके बाद आपको देखिए गांव काटने वाले से जो निर्यात करता, तो आप किस मामले, इस चंदा ने ही इनका धंधा क्लियर कर दिया है कि चंदा अगर ले रहे हैं तो देशभक्त कहते हैं तो पाकिस्तान से क्यों चंदा लिया, अगर आप कहते हैं धर्म वाली बात कहते हैं गाय काटने वाले कंपनी से क्यों चंदा लिया, ये आप क्लियर कर दीजिए जनता के बीच में। ये एंड वक्त पे जो हमारा न्यायालय है, न्यायालय ने न्याय कर दिया है देश के साथ, उन्होंने इनका कलई खोल के रख दिया देश के सामने। इसको अब ये लोग क्लियरफाई कर दे देश के सामने कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। अच्छा, मुद्दा तो चुनाव में होना चाहिए, बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल, क्या धर्म भी मुद्दा होना चाहिए? अभी तो इसका तो जवाब जनता दे रही है चुनाव में, इसका जवाब जनता दे रही है, हम सबों को सब दिखाई पड़ रहा है। देखिए जो मोदी जी ने जो राम की जो बात करते हैं, राम के पुजारी यहाँ सब लोग हैं, लेकिन राम को वो जानते हैं, राम का नाम को व्यापारी बना दिए हैं, उसको बेचने का काम कर रहे हैं। अब ये कोई मुद्दा होता है? ऐसा जनता का कहना है कि अब भगवान श्री रामचंद्र जी ही सियासी मुद्दा नहीं है। एक मुद्दा अभी मोदी जी अभी एक रैली में उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाती है तो जो आपके घर की महिलाओं का मंगलसूत्र है वो ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले को दे देगी, वो घुसपैठिया को दे देगी। अघोषित रूप से उन्होंने मुसलमानों के बारे में बोला, तो क्या ये कथन उनका सही है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कथन सही नहीं है। ये तो मोदी जी ने हिंदू और मुसलमान में लड़ाने के काम करते हैं। इनका यदि बस चले ना तो टोटल मुसलमान को कटवा देंगे ये लोग। देखिए राम के नाम पे इनको तो मुद्दा रखना चाहिए ना, शिक्षा का, बेरोजगारी जो है, इतने पानी पे जो बेरोजगारी है उसका मुद्दा बनाना चाहिए, शिक्षा पर रखना चाहिए, सिंचाई पे रखना चाहिए, जो डेली जो किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उनका मुद्दा बनाना चाहिए। उनका आय जो बोले तो दुगनी करेंगे, उनका कर्ज माफ़ी करेंगे। कर्ज माफ़ी का तो बात छोड़िए, उनका जो खून पसीना से जो सींचते हैं अनाज उसका तो सही दाम नहीं देते हैं, उसके चलते एक एक किसान आत्महत्या कर रहा है। उस पर बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे धर्म पे, राम का बात करेंगे। हम आपसे पहले बोले ना, सबके घरों में पूजा होती है, हम लोग भी पूजते हैं, लेकिन हम लोग पूजा करते हैं उनके नाम का व्यापारी हम लोग, और उनको बेचते नहीं हैं। मोदी जी उनको बेचने का काम करते हैं। जैसे कहना ये है कि मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और मेरे भारत के 140 करोड़ भाइयों और बहनों, तो उस 140 करोड़ में मुसलमान आता है या नहीं? ये बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। मोदी जी ने एक रैली में कहा कि घुसपैठिया को या ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले को मंगलसूत्र दे देगा, तो वो कहाँ के मुसलमानों को? सुनिए, मोदी जी का काम है मुद्दे से भटकाना, मुद्दा को नहीं सामने आने देना। उनका खाली काम है हिंदू मुसलमान करना, परिवारवाद करना। जो परिवारवाद का जो बात वो करते हैं मोदी जी, आप उनका बीजेपी का टोटल आप उठाकर आप देख लीजिए, जितना विपक्ष पे परिवारवाद का जितना वो माने अति पे थोपते हैं कि इनमें सबसे ज़्यादा परिवारवाद करने वाली पार्टी है। यदि आप उनका यदि चिट्ठा उठाकर देखिएगा ना, सबसे ज़्यादा लगभग 80% उसमें लोग मिल जाएंगे जो खाली परिवारवादी हैं। उनके साथ जितना है टोटल तो परिवारवादी हैं। अब आ जाते हैं छपरा या सारण लोकसभा के मुद्दा पर। 2024 में राबड़ी देवी को राजीव प्रताप रूडी ने हराया। 2019 में 2019 में चंद्रिका राय को बहुत ज़्यादा मार्जिन से 1,40,000 के मार्जिन से राजीव प्रताप रूडी ने हराया। वो अभी हैट्रिक पर हैं, तो 1,40,000 के मार्जिन से हराया। और वो बहुत तजुर्बेकार थी। रोहिणी आचार्य तो अभी नई नवेली हैं, तो इस अंतर को कैसे पाट पाएंगे? देखिए, लोगों के अंदर इतना उत्साह है रोहिणी जी को लेकर के, जो बेटी अपने पिता को जीवन दान दे सकती है, उस पिता को जिन्होंने छापराई के लिए अपना एक एक पसीना खून पसीना लालू यादव ने लगा दिया है। लालू यादव का ही देन है कि हम लोग का जो इंजन रेल कारखाना जो है मरहौड़ा में, उन्हीं का देन है। दरियापुर में जो रेल कारखाना है लालू यादव का देन है। सोनपुर में जो वैथी का जो शेड का जो बना है रेलवे का वो डिब्बा वाला, उन्हीं का देन है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सुनिए,
एक बात आप बताइए, लालू यादव किए हैं और उनको जीवन दान रोहिणी दीदी ने अपना एक किडनी दे करके किए हैं। इसका सहारन के लोगों में उत्साह है कि हम लोग को जो इतना हमारे लिए जो किए हैं, उनको जीवन दान देने वाली रोहिणी है। जब उनको जब जीवन दान दे सकती है तो हम लोग के भी दुख सुख में एनी टाइम वो खड़ा रहेंगी। उसके बाद 10 सालों में आप ही बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो पूरे आप सारण लोकसभा में आप घूमे होंगे, आप रूढ़ी जी का कोई ऐसा काम कोई बता दीजिए युवाओं के लिए किए हों, युवाओं को रोजगार दिए हों, या कोई ऐसा मेडिकल यहाँ देने का यदि काम किए हों, या ऐसा कोई क्या बोलते हैं, कोई शिक्षा में ऐसा कोई यदि विकास यदि किए हों रूढ़ी जी, तो हमको आप बता दीजिए। इसमें कोई शक नहीं है। लोगों का कहना है कि लालू यादव ने बहुत ज़्यादा विकास किया है, ख़ास तौर पे छपरा में किया है, और दबे कुचले को, गरीब गुरबा को आवाज़ भी दिया है। लेकिन लालू यादव की एक कमज़ोरी भी है, वो भाई भतीजावाद, परिवारवाद और चापलूसवाद के सामने घुटना टेक देते हैं। देखिए, फिर आप भी फिर आप भी उसी मुद्दे पर आ गए। उस मुद्दे पे नहीं, एक सुनिए, मैं आपसे पहले भी मैं बोल दिया कि सबसे बड़ा यदि कोई परिवारवादी पार्टी है तो बीजेपी है। ये आप भी जानते हैं। एक लालू यादव ही खाली परिवारवादी नहीं है, और लालू यादव का जितना परिवार है गरीबों के लिए खून पसीना बहाने वाला, साथ देने वाला लोग है। रूढ़ी जी जैसा ये नहीं कि भाई हाथ मिला करके हाथ धो, ऐसा काम वो लोग नहीं करते हैं। मैं आपसे पहले भी, मैं आपसे सवाल से पहले मैं बोल चुका हूँ, सबसे बड़ा यदि कोई परिवारवादी पार्टी है तो बीजेपी है, एनडीए गठबंधन है। जैसे चिराग पासवान का देख लीजिए, उनके पिताजी बहुत बड़े लीडर हैं, अभी इस दुनिया में नहीं है। चिराग पासवान है, वो अपने जीजा को लॉन्च कर रहे हैं, चाचा है, भतीजा है, कौन नहीं है उनके घर में, बताइए। उससे भी कोई बड़ा परिवार है? खाली ये लोग खाली लालू यादव का ही परिवार को टारगेट करते हैं, इसलिए कि गरीबों का, जितने दबले कुचले जितना लोग हैं, सबको उठाने के काम करते हैं, सबका क्या रखने वाला काम करते हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, इसीलिए इनको टारगेट किया जाता है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार यादव हुआ। रामकृपाल यादव जी का नाम सुना? नहीं, इनको कुछ पता नहीं है राजनीति के बारे में। भैया, रामकृपाल यादव जी का नाम सुना है? थोड़ा बहुत तो सुनबे किए हैं। उनको 2014 के पहले लालू जी का हनुमान कहा जाता था, तो अब वर्तमान में मोदी जी के हनुमान हैं। राजनीति में तो हनुमान बदलते रहते हैं। हनुमान बदलते रहते हैं। उनके पार्टी छोड़ने का क्या कारण? पार्टी छोड़ने का कारण स्वार्थ है, दूसरा क्या था। वो चाहते थे, राज्यसभा सांसद भी थे, और रोहिणी आचार्य थी, वहाँ से मीसा भारती चुनाव लड़ना चाहती थी, और वो चाहते थे हम भी लड़ें, और वो ऑलरेडी राज्यसभा सांसद थे। तो इन्हीं स्थिति में वो उनका टिकट बोला गया कि आप राज्यसभा सांसद हैं, तो अब मीसा भारती जी चाचा बोलती थी, और चाचा ने 2014 में भतीजी को हराया। हाँ, चाचा ने 2019 में भतीजी को हराया, और फिर चाचा के सामने भतीजी हैं। यानी उनका हैट्रिक जीत होगा अगर रामकृपाल जीतेंगे तो, और अगर भतीजी हारेंगी तो इनका हैट्रिक हो जाएगा, हार का हो जाएगा। जबकि वहाँ भाई वीरेंद्र भी थे, रीतलाल यादव भी थे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। तो मान लीजिए कि टिकट रीतलाल यादव, जैसा कि लोगों का कहना है कि अगर रीतलाल यादव को मिल जाता टिकट तो वो आसानी से जी जाते हैं, लेकिन इनको मिला है तो फिर मैच फंस गया। हमें लगता है कि मीसा भारती जिद्दी राजनेत्री है, और उन्होंने जिद पकड़ लिया है कि जब तक चाचा को पटकेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इस बार उन्होंने तय किया है कि चाचा को तीसरा बार में अब की बार निश्चित पटकेंगे। इसलिए उन्होंने यह लड़ाई लड़ने का काम किया है कि चाचा को पटक कर ही दम लेंगे। कुछ लोग लड़ाई में जिद बना लेता है कि हमको इनको हराना ही है। कितना लड़ाई देखोगे कि लगातार लोग हारता है, लेकिन वो जीतता भी है। 16 बार मोहम्मद गोरी लड़ाई लड़ के 17वां बार में वो मोहम्मद गोरी से लड़ाई हुआ था, उसमें विजय हुआ था। अच्छा, एक सवाल और आपसे करना है। पूर्णिया के एक रैली में तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बीमा भारती को, यानी कि अगर महागठबंधन को आप वोट नहीं दे रहे हैं तो आप एनडीए को दे दीजिए, और एनडीए को दे दीजिए, पप्पू यादव को नहीं दीजिए। तो क्या पप्पू यादव अगर जीतेंगे तो किसको वोट देंगे अपना? बता, पहले इसका जवाब दे दीजिए। जवाब देते हैं, जवाब पूरा आप तर्क के साथ सुनिए ना, पूरा भाषण सुनिए तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव जी ने कहा
कि पूरे देश में 2 धारा में लड़ाई है। एक संविधान को मिटाना चाहता है, एक संविधान को बचाना चाहता है। एक देश को तोड़ना चाहता है, एक देश को जोड़ना चाहता है। एक तरफ शिक्षा के साथ शिक्षा के लिए लड़ाई हो रही है, रोजगार के लिए लड़ाई हो रही है। एक तरफ रोजगार और शिक्षा को मिटाया जा रहा है, एक तरफ गरीबी बढ़ाई जा रही है। तो आपको 2 धारा की लड़ाई है। तो आप अगर संविधान बचाना चाहते हैं तो इंडिया को वोट दीजिए, अगर संविधान नहीं बचाना अगर संविधान मिटाना चाहते हैं तो एनडीए को वोट दे दीजिए। यही कहना था उनका। तो आप इसको गलत व्यू में लोग ले लिए। उनका कहना था कि आप 2 धारा है। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का जो विलय किया था, कहा कि यहाँ व्यक्ति का लड़ाई है ही नहीं। अच्छा, पप्पू यादव ने पार्टी का जो विलय किया था उसका आधार क्या था कि उस कांग्रेस पार्टी से वो पूर्णिया से लड़ना चाहते थे चुनाव? देखिए बताते हैं, पप्पू यादव ने कब पार्टी का विलय किया? पप्पू यादव ने नॉमिनेशन के 2-4 दिन पहले पार्टी का विलय किया। बीमा भारती कितना दिन पहले आई पार्टी में? हैं आपको, बीमा भारती जी बिहार फ्लोर टेस्ट के समय ही राजद में वो आ गई थी। आप सभी लोग ने देखा था कि उन्होंने सरकार का बाइकआउट किया, सरकार का विरोध करके शासन सत्ता को ठोकर मार करके वह उनको छोड़ करके आई थी। तो लालू यादव एक ऐसा व्यक्ति है, मैं जहाँ तक उनको जानता हूँ, मैं जब से देख रहा हूँ कि उन्होंने किसी को अगर कह दिया तो कोई भी व्यक्ति हो सड़क से वह उठा करके सदन में भेजने का काम करते हैं। पत्थर तोड़ने वाले लोगों को सदन में भेजने का काम करते हैं। तो एक महिला को लालू यादव ने जो बात कह दिया था उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपना वचन निभाने के लिए अडिग रह गए कि नहीं भाई, बीमा भारती को बोल दें कि तुमको लड़ाएंगे तो लड़ाएंगे। इसके लिए उन्होंने बीमा भारती को टिकट दिया। हार जीत चुनाव में मायने नहीं रखता है। गेस कीजिए, आप कुछ हारे जीत पर निर्भर गेस कीजिए, रियल रिजल्ट तो आपको 4 जून को आएगा। पूर्णिया में आप लोग का क्या अंदाज है, किसकी विजय होगी? हम लोग को तो अभी वहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है, फाइनल कुछ नहीं कर सकते हैं अभी। गेस तो कर सकते हैं ना, कोई जरूरी है कि आपका गेस लड़ जाए? ना गेस हम कोई बीमा भारती भी जीत सकती है, पप्पू यादव भी जीत सकता है। हम लोग का अब ईवीएम वाले लोग नहीं हैं, हम लोग को उतना अंदाजा नहीं है। लेकिन हम लोग वोट के मायने में देख रहे हैं त्रिकोणीय लड़ाई है, कोई भी जीत सकता है। लेकिन हमको जहाँ तक अंदाज है, मतलब कि पप्पू यादव या बीमा भारती ही जीतेंगी। पप्पू यादव बीमा भारती ही जीतेंगी। हम लोग 3 दिन वहाँ वर्क किया है, तो हम लोग का अपना गेसिंग, हालांकि अपना हम लोग को नहीं बोलना चाहिए। वहाँ पप्पू यादव में और संतोष कुशवाहा में सीधा फाइट है। अब वहाँ निर्भर करता है कि बीमा भारती कितना वोट काटती है।